औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं और उन खबरों का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सलामती से है और आने वाले दिनों की सियासत से भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जनरल बाजवा साहब ने एक गेम खेली और गेम क्या खेली, उन्होंने एक बयान दिया कि जनाब हम तो जाने वाले हैं और मैं नो मोर एक्सटेंशन उन्होंने कहा। उसके ऊपर नून लीग के अंदर खलबली मच गई क्योंकि वादे अगर हुए हैं तो वो इन्हीं से हुए हैं। और उसके अंदर क्या हुआ कि नून लीग ने अब ये फ़ौरन हंगामी इजलास अपने चमचे करछों का मुनक्किद किया और उसके अंदर ये डिसीजन लेने की कोशिश की गई और यानी कि ऑप्शन आया कि क्यों ना आर्मी चीफ को कबलस वक्त रिटायरमेंट दे दें या फिर कबलस वक्त हम नए आर्मी चीफ की समरी को मूव कर दें। समरी से मुराद है कि नोटिफिकेशन कर दें कि जनाब इनके बाद बाजवा साहब के बाद फलाना आर्मी चीफ होगा। अच्छा, इस पर ख्वाजा आसिफ जो कि आपको पता है वजीर दिफा है, तो ख्वाजा आसिफ इन्वॉल्व है। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि क्यों ना GHQ से ये तो, लेकिन मकसद ये है कि GHQ भी अपने कानून के मुताबिक चलता है और अगर ये एक चीज़ कामयाब करने में हो जाते हैं, और वैसे ये होगा नहीं, फिर वही वाली बात करूँगा कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, बल्कि बहुत दूरस्त। तो उसके बाद होता क्या है कि जब आप नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन कर देते हैं तो फिर जो पुराने आर्मी चीफ होते हैं वो एक तरह से गैर फाल टाइप के हो जाते हैं, यानी कि जस्ट एक डेकोरेशन सी रह जाती है कि हाँ जी ये है, लेकिन अहकामात जो होते हैं वो दूसरे के शुरू हो जाते हैं क्योंकि बस हैंड ओवर टेकिंग ओवर होना रह जाता है। बाकी तो जब नोटिफिकेशन हो गया तो सब कुछ हो गया, बात है सीधी सी। तो ये एक चाल चलने की कोशिश की, लेकिन ये चाल जो है वो कामयाब होती हुई मेरा ये ज़ाती राय है कि मुझे नज़र नहीं आ रही। इसलिए नज़र नहीं आ रही कि मैं बजाते खुद फ़ौज का हिस्सा रहा हूँ, बेशक छोटे लेवल पर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ मालूम है कि ऐसे होता नहीं है और ऐसे हो भी नहीं सकता, और अगर होगा तो इसकी मुज़ाहमत भी हो सकती है और ये हालात फिर उस तरफ भी जा सकते हैं जिस तरफ परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में चले गए थे या परवेज़ मुशर्रफ साहब ले गए थे। बात ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली तो मैं आपको बात ये बता दूं कि बाजवा साहब ने एक और भी बयान दिया है कि फ़ौज जो है वो सियासी मामलात से बाहर हो गई और बिल्कुल गैर सियासी हो गई है। तो जो नज़र बादियो नज़र, या सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूँ कि वो कहते थे ना बादियो नज़र, तो हम भी लोग भी अब आवाम जो है अब वो ये 22वीं क्या कहते हैं कि 21वीं सदी है और 21वीं सदी में आप हर किसी को अपने तस्मों के साथ बांध के नहीं रख सकते। वो इमरान खान एक लफ्ज़ कहता था कि दरिया को 2 दफ़ा क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अब आवाम के अंदर और लोगों के अंदर और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं न्यूट्रल था और मैं गैर सियासी हम हो चुके हैं, लेकिन ये एक हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ौज, सारी फ़ौज सियासी नहीं होती। एक अंदाजे के मुताबिक लाखों अफराद जो है पाकिस्तान की अफवाज से, मुसल्ह अफवाज से रिटायर्ड हो चुके हैं और वो रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फिर बाद में पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। आटे में नमक की बराबर, नमक से भी मतलब आधे नमक की बराबर समझ लें, यानी कि चंद एक लोग आते हैं और जो दूसरे अदरवाइज जो होते हैं वो अपना रिटायरमेंट ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। लेकिन हमें नज़र ये आता है कि जो आला सतह के जो फौजी अफसरान होते हैं वो इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व रहेंगे। इसके अंदर हमारे सियासतदानों का भी बराह रास्त ताल्लुक है कि वो जो होता है, हमारे जो सियासतदान हैं जो जिसे कहते हैं कि वो देखते ही फौज की तरफ हैं कि अगर आप यस कर देंगे तो फिर हमारा रेज्यूम जो है वो बन जाएगा और लोग हमें वोट दे देंगे। तो ऐसी बात इसलिए है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपनी फौज से प्यार भी करते हैं। धचका लगा है सिर्फ इस दौर के अंदर और इससे पहले भी लगता रहा है। मतलब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, उसको कदर की निगाह से नहीं देखे गया। हालांकि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं और ऐसे तरक्याती काम किए हैं कि जो कोई पॉलिटिकल यानी कि आजकल की हुकूमतें तो कर ही नहीं सकती। उसके बाद आ जाता है जनरल अयूब के बाद आ जाते हैं जनरल याहिया खान। जनरल याहिया खान का तो वो दौर है कि जिसकी जितनी मुज़ाहमत की जाए कम है, बल्कि आप इस पर जितनी लानत भेजें वो भी कम है। उसके बाद ज़िया उल हक साहब आ जाते हैं। ज़िया उल हक साहब ने भी
बाकायदा पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, और मैं बहुत उस वक्त छोटा था, लेकिन मुझे ज़ियाउल हक का वो अल्फाज याद है कि मैं 100 सियासतदानों जितनी सियासत मेरे अकेले में है। ये ज़ियाउल हक साहब के ऑन द रिकॉर्ड अल्फाज थे। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, और परवेज़ मुशर्रफ साहब जब तक वर्दी के अंदर थे वो एक ताकतवर तरीन सदर थे, ताकतवर तरीन बंदे थे, और जब वो उनकी यूनिफॉर्म उतर गई, उन्होंने रिमूव कर दी, तो उसके बाद क्या हाल इन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने उसी शख्स से एनआरओ लिया था, उसके जूते चाट के, उसकी जुराबें सूंघ के, उसके मतलब सब कुछ करने के बाद इनसे एनआरओ लिया था। लेकिन मुशर्रफ साहब को क्या किया ये आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये इतनी पुरानी बात नहीं है। अब बात आ जाती है मौजूदा आर्मी चीफ साहब की। तो मौजूदा आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायर करना, तो ये तो जिसे कहते हैं कि दीवाने का ख्वाब है कि आप एक नोटिफिकेशन कर देंगे कि हाँ जी आप आप मुअत्तल, और दूसरा ऐसे नहीं हो सकता, ये ना ये हो, आर्मी भी नहीं होने दें, क्योंकि आर्मी जो है वो बहरहाल अपने जर्नल्स की उबे करती है, और इसका आप अमली मुजाहरा जो था ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में देख चुके हैं। तो नोटिफिकेशन की हद तक, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि ये हो नहीं सकता। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन लग ये रहा है कि इमरान खान की जो खुफिया एक काल है, तो उसके अंदर बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं। और सबसे पहले राज तो ये छुपे हुए हैं कि इमरान खान की बाकायदा मुक़्तदर हलकों से मुलाकातें हो गई हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ को फिर यही बात करूँगा कि हमारे सियासतदान फिर इनकी तरफ देखते हैं और इन्हीं को फिर गालियाँ भी निकालते हैं। खैर, गालियाँ निकालने वाला बंदा काम ना करे तो उसको गालियाँ नहीं निकलती, अगर अच्छा पॉजिटिवली काम करे। उसकी मिसाल जो है वो आप समझ लें कि कियानी साहब थे, तो वो जो थे चुप करके अपना 6 साल का हुकूमत किया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने की ज़रूरत, हालांकि वो इक़्तिदार में आ सकता था, माशाल्लाह लगा सकता था, लेकिन जनरल कियानी ने यह सोचा कि मज़े बाहर बैठ के लो, और उसने जितना भी जिसे कहते हैं कि कट्टा चो सकता था वो चोता रहा, और आसिफ अली जरदारी से बहुत ज़्यादा मरात और बहुत ज़्यादा कुछ वो ले गया। उसके बाद आते हैं राहील शरीफ साहब। राहील शरीफ साहब का मैं ये कहूँगा कि मुझे उनका कोई काम बुरा नहीं लगा, और ना आवाम को लगा होगा, लेकिन सिर्फ एक उन्होंने जो गद्दारी पाकिस्तान के साथ की थी, मैं उसको गद्दारी का लफ्ज़ देता हूँ। मैं अपने अक्सर वीलॉग्स के अंदर इस चीज़ का जिक्र करता रहा हूँ कि जो मरियम नवाज़ को जो उसने इनिशिएटिव दिया था डॉन लीग्स के ऊपर, ये पाकिस्तान के साथ राहील शरीफ ने गद्दारी की थी, और उस निशान हैदर की बेहुरमती की थी कि जो उनके भाई ने सन 1971 में निशान हैदर लिया था, और 1965 के अंदर क्या कहते हैं तगबा जुर्रत लिया था। उन दोनों तगबों की राहील शरीफ साहब ने मलिया मेट कर दिया। अब आते हैं कियानी साहब की तरफ, बाजवा साहब की तरफ। तो बाजवा साहब ने तो वो किया कि पता नहीं 22 करोड़ आवाम से उन्होंने किस चीज़ का ये बदला लिया है, किस चीज़ की 22 करोड़ आवाम को सज़ा दी है कि लोगों को खाने के लाले पड़ चुके हैं, और पड़ चुके काफ़ी अरसे से। ये मतलब तवातुर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई उस हद पर है कि जहाँ पे गरीब आदमी 3 टाइम तो बहुत दूर की बात है, 1 टाइम का खाना उसके लिए मुश्किल हो चुका है। कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। 15,000 के करीब पावर लूम्स पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं, जिसमें लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। कपड़े की सनत जो इमरान खान के दौर के अंदर एक अरूज की तरफ जा रही थी, एक यानी कि जिसे कहते हैं कि ऊपर की तरफ जा रही थी, वो मुंह के बल इन लोगों ने गिरा दी, क्योंकि ये लोग जो हैं ये सिर्फ शुगर फलाना ढिमकाना इन चीज़ों के कारोबार करते हैं, इन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुर्गी और ये वो। और मुर्गी का कारोबार आपको पता है कि वो तो हमजा शरीफ का तो इस टाइम किस तरह ऊपर जा रहा है कि यानी कि अभी मैं और मेरी बेगम जो थे हम बाजार का चक्कर लगा कर आए, 495 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर 300 रुपये किलो गोश्त हो जाता था तो लोग खाना छोड़ देते थे कि यार इतना महंगा कौन खाए, और अब 495 रुपये स्लेट के ऊपर लिखा है, और उसके साथ नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है पोटा कलेजी के साथ। तो पोटा कलेजी तो आधी कीमत की होती है, यानी कि आधी कीमत को भी अब वो पूरी कीमत के ऊपर कैश कर रहा है। और किस लिए कि हमजा शहबाज साहब का कारोबार है। इसी तरीके से आप अंडे का देख लें कि अंडा जो है एक ट्रे उसमें 2.5 दर्जन अंडे होते हैं, और वो इस टाइम जो उसका पोल्ट्री फार्म का रेट है वो 580 रुपये है। क्यों? फीड महंगी है। फीड किसकी है? हमजा शहबाज की, अहले शरीफ की है। तो बहरहाल ये अपने कारोबार को दौम बख्शते हैं और पाकिस्तान को इंतहाई उस तरफ लेके गए हैं, उस तरफ ले जा चुके हैं कि जहाँ से जिसे कहते हैं कि उठना अब मुश्किल भी नज़र आ रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ
ये तो मैंने आज बतानी थी आपको कि पाकिस्तान की सियासत से जो ताल्लुक़ है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो बाजवा साहब का यानी कि डायरेक्ट ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह की उसमें एक भड़क आई कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इस टाइम जो इस्लामाबाद है उसको किले की तरह का बना दिया गया, कंटेनर मंगवा लिए, फ़ौज को तलब किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान की प्लानिंग कुछ हो रही है। और मैं आपको बता दूं, अपने व्लॉग के तवज्जुह से मैं आपको बता रहा हूँ कि तारीख का बहुत बड़ा पुरअमन लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और होकर रहेगा। शायद उसकी नौबत ना भी आए, लेकिन अगर मुक़्तदर हलकों ने और ताकतवर लोगों ने इसको अब इग्नोर किया तो यकीन जाने के बहुत बड़ी तबाही के दहाने पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और श्रीलंका और तुर्की की मिसाल मैंने अपने व्लॉग में पहले भी कहा है कि उसकी मिसाल लोग नहीं देंगे, फिर पाकिस्तान की मिसाल देंगे। बाजवा साहब तो कहते हैं कि जनाब अच्छा फ़ौज तलब कर लिए, राना सनाउल्लाह ने फ़ौज भी पढ़ते, आइन की आर्टिकल जो है उसके तहत वो कि जी ये रेड जोन की हिफाजत फलाना ढिमकाना। इससे पहले जो 25 मई का वाक़या है जिसमें जो हमारे आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं और गैर सियासी हैं, मेरे पास फोटेजेस मौजूद हैं, मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जो मैंने किसी वजह से, या ये समझ लें कि मैं उनको पब्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं आपको कोने खुदरे के अंदर अभी भी वो मिल जाएंगी कि पाकिस्तान आर्मी के जवान जो थे वो शेलिंग करते हुए दिखाए गए हैं। और ये आपके पंजाब के एरिए के अंदर, क्योंकि KPK में तो हुकूमत इमरान खान की है, PTI की है। अच्छा, अब एक और चीज़ वो देखी जा रही है जिसका मैंने आपको व्लॉग के अंदर शुरू में बताया कि पाकिस्तान की सियासत से गहरा ताल्लुक़ है। तो अब ये भी सोचा जा रहा है, जो आज शहबाज शरीफ ने अपने करछे चमचों की जो मीटिंग बुलाई थी, कि क्यों ना हम पंजाब के अंदर और KPK में गवर्नर राज लगा दें। तो बात ये है कि ये डेमोक्रेसी है। वैसे तो मैं इसको शेमोक्रेसी कहता हूँ, लेकिन डेमोक्रेसी अगर वफाक के लिए है तो सुबह के लिए भी है। तो आप इतने आराम से गवर्नर राज नहीं लगा सकते और ना कोई आपको लगाने देगा। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ताकतवर हल्के भी कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बात आखिरी बताना चाहता हूँ, व्लॉग लंबा हो जाएगा, कि परवेज़ इलाही साहब लंदन गए, लेकिन मुन्नस इलाही की एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी फैमिली जो है वो लंदन में रहती है और वो अपने पोतों पोतियों से, नवासे नवासियों से मिलने के लिए गए हैं वो। और परवेज़ इलाही साहब की भी एक स्टेटमेंट बताते खुद आ गई कि ना मैं नवाज शरीफ से मिलना चाहता हूँ, ना मैं उससे मिलूँगा, क्योंकि ये लोग जो हैं जो हाल अपनों का करते हैं वो मैं उससे 2-3 दफ़ा डसा जा चुका हूँ। ये चौधरी परवेज़ इलाही के अल्फाज हैं। और उससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की जब मुलाकात हुई है तो वो भी एक क्लियर हो गया कि वो जनाब, क्योंकि इनके कारोबार साझे हैं और वसी कारोबार है, ज़ाहिरी बात है, इतने साल पॉलिटिक्स में हो गए, ज़मीनें जायदादें फलाना ढिमकाना हर एक की बन जाती हैं, इनकी बनना कौन सी वो है। तो वो उस मौजू के ऊपर बात हुई और मुन्नस इलाही ने उसकी बड़ी सख्ती से तरदीद की है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डिसाइड हुआ है और कारोबार की डिसीजन ली गई है, कारोबार के बारे में बात हुई है और सियासत के बारे में कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ा जिसे कहते हैं कि तहलका खेज दिन था। वो तहलका खेज दिन ये था, और इसके साथ मैं व्लॉग ख़त्म कर दूंगा। वो तहलका खेज दिन ये था कि फैसल वाडा की दरख्वास्त के ऊपर कि जनाब वो उसको जो इलेक्शन कमीशन ने ताहयात नाअहल करार दिया है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का यह दायरा इख्तियार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और दूसरी चीज़ जो नून लीग वाले करते हैं, मिठाई पहले खा लेते हैं वक्त से पहले और जूते टाइम पर खाते हैं। तो आज उनको जूते पड़ गए। जूते कैसे पड़ गए? मिठाई तो उन्होंने खा ली कि वो जी अगर फैसल वाडा की सज़ा माफ़ होगी तो नवाज शरीफ की भी माफ़ होगी। लेकिन उमर अता बंदरियाल ने आज एक रिमार्क्स दी है, गो कि ये अदालतें 138वें नंबर पे हैं। फिर मैं वही वाली बात करूँगा, सज्जा दिखा के खब्बा मार देते हैं, लेकिन अब इतना आसान काम नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया, 21वीं सदी है। तो उमर अता बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो शख्स सादिक और अमीन नहीं है वो ताहयात ही नाअहल रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।